आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। अमर जो हम आत्मा कहते आए हैं वो आत्मा क्या है, ये मध्य दर्शन में बहुत स्पष्ट हुआ। इस दर्शन का एक जो मुख्य एक जो बात है वो है परिवार की पूरी जो व्यवस्था है वो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था है। 2040 तक मुझे लगता है कि लोगों को लगने लगेगा कि हाँ, जैसी धरती होनी चाहिए वैसा होने का एकदम पक्का दिशा है वो बन गया है। रहते हैं ये खुश हमेशा करते ये काम खरे एक दूजे के बन के पूरक साथ साथ बढ़ते रहे हंसते खिलखिलाते भावों से भरे खुशियाँ बिखेरे घर घर खुशियों के एम्बेसडर खुशियों के एम्बेसडर खुशियों के नमस्कार। खुशियों के एम्बेसडर पिछले 3 साल से आप लगातार देख रहे हैं हमारे इस चैनल के अलग अलग वीडियोस को। आज ठीक 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं खुशियों के एम्बेसडर को, और हमारे बीच में आज बहुत ही ख़ास मेहमान आए हुए हैं जिनसे हम आपकी चर्चा कराएंगे। खुशियों के एम्बेसडर की शुरुआत हुई थी इस सोच के साथ कि ऐसे लोग जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ पा लिया, जिनका सपना था करियर की ऊंचाई को पहुंच पाने का, उस ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद कहीं पे उन्होंने ठहराव को महसूस किया, और उस ठहराव को महसूस करने के बाद लगा कि ज़िंदगी में करियर के नाम पर सिर्फ कुछ पैसे कमा लेना या पद को प्राप्त कर लेना, करियर के उस पड़ाव पर आकर ऐसे अनेक सफल लोग हुए हैं जिनको लगता रहा कि पैसे कमा लेना या पद प्राप्त कर लेना यही उपलब्धि नहीं है, ज़िंदगी कुछ और चाहती है, चाहत कुछ और होती है, और फिर एक उम्मीद बन जाती है कि नहीं, इससे बेहतर कुछ किया जाए। तो ऐसी ही उम्मीदों से भरे हमारे साथ बैठे हैं श्री उमेद नाहटा जी। उमेद नाहटा जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने ज़िंदगी में उस ऊंचाई को प्राप्त किया जो चाहते थे, वो उन्हें मिला, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हुए। तो स्वागत है उमेद भी आपका। नमस्ते भैया जी। कैसा लग रहा है आपको? आज एक लंबी यात्रा अपने जीवन की पूरी कर ली एक हद तक, लेकिन फिर भी आपको कुछ खालीपन लगता रहा होगा किसी समय में। आज कैसा महसूस करते हैं आप? हाँ, अभी मैं कहूँगा कि यात्रा चल रही है। अभी पूरा मुकाम पे पहुंच गया हूं ऐसा नहीं लगता है, परंतु सबसे मुख्य लगता है कि वो मुकाम क्या होगा, उसको जाने का रास्ता क्या होगा, उसके बारे में जो क्लैरिटी है, स्पष्टता है, वो बहुत मजबूत है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि देखता हूं कि जो लक्ष्य की क्लैरिटी है, स्पष्टता है, और उसका जो प्रोसेस या प्रक्रिया वहाँ तक कैसे पहुँचना है, यह बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो मैं देखता हूँ कि तमाम जिन लोगों ने आज के दिन हम लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत कुछ पा लिया या ऊंचाई है, पद हो गया, धन हो गया, बल हो गया, परंतु जब मैं उनके साथ में बहुत क्लोजली जैसे जैसे कुछ लोग हैं उनके साथ में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ी जीवन है वो लड़खड़ाया हुआ है। और मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरा जीवन है वो पूर्ण है, मैं अभी बहुत हो गया हूँ, किंतु मुझे ये वाला जो भाग है, क्योंकि जब तक आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है, उसकी प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होती है। थोड़ा सा अपनी शुरुआत आपकी कैसी है ज़िंदगी की, कुछ उसके बारे में बताइए कि आपने कुछ लक्ष्य बनाया, बट उसको पाने के पहले आपने बहुत सारे प्रयास किए हैं ना। हाँ। तो ये शुरुआत कैसे बहुत ही, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि एक है ना बड़े घर में जन्म हुआ। 5 भाइयों में से मैं सबसे छोटा भाई रहा, तो और दूसरे मेरे चचेरे भी 2 भाई, तो है ना बहन, तो 7 भाई बहनों के बीच में एक है ना सबसे छोटा भाई। और वहाँ पे जिस गांव के है ना सदा शहर, एक छोटा कस्बा, तो
खूब खेलना कूदना मस्ती खूब बढ़िया रहा, है ना। वहाँ पे कोई डर भी नहीं रहता था। हम लोग केवल खाने पीने सोने के लिए या स्कूल जाने के लिए घर आते हैं, बाकी है ना सवेरे 5 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक खेलते रहते हैं, है ना। अलग अलग सीज़न में अलग अलग गेम्स तो वो चलता रहता। तो ऐसा सदाशहर से होते हुए फिर मैं जब 8वीं तक सदाशहर गांव के उस कस्बे में पढ़ाई की। फिर जब 9वीं में थे, हमारा छोटा बिजनेस था आसाम में, तो पूरा परिवार गुवाहाटी चला गया। वहाँ पे 4 साल मैंने पढ़ाई की। तब तक बड़े भाई ने बम्बई में ऑफिस कर ली, तो मैं बम्बई आ गया। बम्बई में आया तो मुझे एक बार एक मरीन लाइन स्टेशन के नीचे एक पोस्टर मिला, उसमें लिखा हुआ था कि इफ़ एवरीथिंग हैड टू एंड विद द डेथ, अगर सभी कुछ मौत के साथ में, मृत्यु के साथ में ख़त्म हो जाना है तो जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, और जीवन का लक्ष्य है पृथ्वी का मानवीकरण। तो मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसे संस्कार थे कि जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ और मैंने ढूंढा कि ये कौन है, क्या है। तो मुझे पता लगा कि एक मानववादी आंदोलन वालों का ये है। तो वो देखता हूँ कि कुछ पीछे की यात्रा, या मैं पीछे उसके और पीछे देखता हूँ तो घर में बहुत सारे मेहमान आते, तो जो लोग मेरे पिताजी के मित्र, मेरे भाइयों के मित्र, जो आत्मा परमात्मा की बातें करते, तो मेरा बड़ा मन लगता। तो ऐसा कुछ संस्कार भी देखता हूँ, और उस कारण से जब मैंने यह पोस्टर देखा तो हुआ फिर मैं मानववादी आंदोलन से जुड़ गया कई सालों तक, और गांव में, शहरों में, है ना, कैसे पृथ्वी का मानवीकरण हो। और वो अब मुझे लगता है कि वो कोई विशेष मेरा ही लक्ष्य मैंने बनाया, ऐसा नहीं कि मैंने कोई विशेष था। वो संभावना हर मानव के अंदर में वो क्षमता होती है कि वो पूरा समझ सकता है, पूरा जी सकता है। तो मध्यस्थ दर्शन की जो समझ मिली उससे अब मैं एनालाइज कर पाता हूँ कि वो एक था, कोई मैं वैसा मैंने लिया तो कोई मैं विशेष था, ऐसा नहीं है। वो सबका ही, हर मानव का वैसा ही लक्ष्य होता है। तो वो मुझे स्वीकार हुआ और मैं उसमें लग गया, क्योंकि मेरे अंदर में प्रश्न थे। हम लोग बहुत ही, जैसे गांव का मैंने जीवन का बताया, शहर में, सदाशहर में हम कैसा जीते, फिर आसाम में गए तो वो बड़ा एक हरा भरा प्रदेश, तो वहाँ पे एक, है ना, ग्राम पिकनिक का होता था। तो हम लोग हर रविवार को पिकनिक करने के लिए पहाड़ों में जाते, नदी नालों में, है ना, घंटों तक बैठे रहना। तो देखता है कि प्रकृति इतनी सुंदर है, मानव क्यों नहीं व्यवस्थित जी पाता है। तो एक तलाश रही। तो ये आपकी पीड़ा यानी बचपन से बनी रही कि प्रकृति इतनी खूबसूरत है और मानव अभी भी बहुत परेशानियों में जी रहा है। तो यानी आपको ऐसा कहीं पे लगा होगा ना कि कुछ और होना चाहिए। हाँ हाँ, तो ये एक लगा, जैसे है ना, नॉर्मली जो कहते हैं हम क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाए हैं, तो मुझे वो कभी भी स्वीकार नहीं होता था। और मुझे लगता था कि ये कुछ सही नहीं है, परंतु क्या सही है मुझे नहीं समझ में आता था। किंतु ये तो ठीक नहीं लगता कि हम क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे। तो ये वाला जब मानववादी आंदोलन का वो जो मिला, तो फिर मुझे समझ में आया कि पूरी जो शरीर की जो यात्रा होती है वो समझ को पूरा करने का होता है। और जितनी हमारी समझ बनती है, सही स्वीकृति, सही संस्कृत, है ना, संस्कार बनते हैं, उनका अगले जीवन की यात्रा, तो ये अमर जो हम आत्मा कहते आए हैं, वो आत्मा क्या है, ये मध्यस्थ दर्शन में बहुत स्पष्ट हुआ, है ना। ये मध्यस्थ दर्शन, जैसे आपने चर्चा की, थोड़ी सी नागराज जी की चर्चा की है, अपन इस पे आते हैं। ये मानववादी आंदोलन में आप जुड़े रहे, तो मानववादी आंदोलन से मध्यस्थ दर्शन, आपकी ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, आप कैसे अब शिफ्ट हुए इसमें? तो वो जो मानववादी आंदोलन में मैं देख रहा था कि, है ना, एक समय में काफ़ी काम वगैरह हुआ, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई। तो जब वो इसका जो प्रणेता थे, एक अर्जेंटीना के सिलो थे, बहुत ही एक अव्वल, है ना, व्यक्ति थे। तो उनके व्यक्तित्व से कुछ काम वगैरह हुआ, किंतु वो आगे नहीं बढ़ रहा था जैसा मेरी अपेक्षा थी कि कैसे मानवीयकरण हो धरती का। तो उसके अंदर में लग रहा था कि कुछ छूट रहा है, और एक ऐसा भी अंदर में लगता था कि कोई भारतीय संत होंगे या कोई व्यक्ति होंगे जो पूरी बात कहेंगे। तो संयोग से 2013 के अंदर में सुरेंद्र पाल जी के द्वारा मुझे इस दर्शन के बारे में पता लगा, और तुरंत मुझे जैसे ही उन्होंने सह अस्तित्ववाद कहा, तो मुझे समझ में आया कि ये जो सह अस्तित्व है, यह दुनिया को समझ में नहीं आया। इसलिए जैसा, है ना, ये स्वर्गमय धरती होनी चाहिए, जिसके लिए ये पूरा
तीनों अवस्थाओं के अंदर में हम संतुलन देखते हैं, मानव आने के बाद में वो संतुलन बिगड़ता है। तो वो जो पूरा जो है वो कैसे पूरा हो सकता है, उसका मध्य दर्शन में नागराज जी ने इतना शानदार काम किया है कि उसकी जो ये जितना जो मानव जाति ने पिछले सालों में जब से मानव आया है और उसकी चाहत रही है ना, उसी के तहत सब इतने दर्शन आए हैं, इतने वैज्ञानिकों ने काम किया है। तो लगता है उन सब की जो उनके जो गैप्स रह गए थे उनमें, वो नागराज जी ने पूरा किया है। अपने जो उन्होंने समाधि और संयम के द्वारा उनको जो प्राप्त हुआ वो ट्रेडिशनल वे में ही वहाँ पे गए, किंतु उनको पूरा का पूरा ऐसा जो कि जैसे आज विज्ञान क्लास में पढ़ाया जाता है, ऐसे ही पूरा जो वस्तु है, अध्यात्म कोई अलग वस्तु नहीं होती है, वो पूरा हमारा जो कोर है वो कैसे पूर्ण हो जाए, कैसे हमारे सुख की जो अपेक्षा है पूरी हो जाए, उसका बहुत ही साधारण पारिवारिक रास्ता है वो इस दर्शन के अंदर में उन्होंने सुझाया है। तो जैसे नागराज जी ने दर्शन को तो काफ़ी यानी मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से एक पूरी की पूरी अवधारणा आने वाली कई पीढ़ी के लिए दे दी है। मानव जाति कैसे एक है और उस मानव जाति का धर्म क्या है, इसकी चर्चा विस्तार से उन्होंने की है। तो आप 2013 में जुड़े, जैसा बता रहे हैं ना, तो अब 2013 में जुड़ने के बाद से लेके अब तक करीब करीब आपको 12-13 साल हो चुके, पूरे 13 वर्ष पूरे। हाँ, 13 वर्ष पूरे हो गए। तो इन 13 वर्षों में आपने क्या सोचा, और आप पहले कुछ कर ही रहे थे जॉब के रूप में, बिजनेस के रूप में कुछ आप करा होगा, तो वो जो, क्योंकि अध्यात्म के आने के साथ एक बहुत बड़ा परिवर्तन अपनी लाइफ में होता है, यानी जब आध्यात्मिक रूप से आप किसी फील्ड में उतरते हैं तो एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो ये जो परिवर्तन है वो थोड़ा सा कैरियर वाइज भी होता है, थोड़ा आर्थिक भी होता है, तो वो कैसे रहा? तो जैसा मैंने कहा कि वो यात्रा होते होते मानववादी आंदोलन में, और मैं एक व्यवसायी परिवार से हूँ तो व्यवसाय में भी जुड़ा रहा है ना, बहुत सारे ऊपर नीचे व्यवसाय का भी देखा। 2006 में करीब कुछ अमाउंट के साथ में मैंने सोचा कि पृथ्वी का अगर मानवीयकरण होना है, कुछ लोग विचार के साथ में भी अपना जीवन लगा देते हैं, बट ज़्यादातर लोग हैं वो लोग जब मॉडल देखते हैं तो वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो मैंने एक व्यवसाय का लक्ष्य बनाया कि ऐसा एक व्यवसाय करना है। पहली बार 50 लाख रुपया इकट्ठा हुआ है ना, पीछे की है ना बहुत सारी देनदारियां वगैरह थी, उनको चुकाते हुए 2006 में। किंतु वो पृथ्वी का मानवीकरण करना है, वो जीवन का लक्ष्य होता है, ये समझ में आया। तो वो कैसे होगा, उसके लिए काफ़ी समय से मैं उससे जुड़ा हुआ था ही और वो हो नहीं रहा था। तो मुझे लगता था कि कुछ पृथ्वी के मानवीकरण के जो मॉडल है उनको खड़ा करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा व्यवसाय करेंगे जिसमें कि मैं 1 करोड़ रुपया महीने का डोनेट कर पाऊँ। मैंने देखा ही नहीं था 1 करोड़ रुपया, किंतु ऐसा कुछ था कि बड़ा सोचने में मुझे दिक्कत नहीं आती थी। अच्छा, तो आपने 1 करोड़ देखा नहीं था और 1 करोड़ हर महीना हाँ देखने के डोनेट करने का आपका सपना था। तो ये भी बड़ा सपना है कि हमने 1 करोड़ देखा नहीं और 1 करोड़ बांटने का सपना। तो आपके भीतर कुछ एक बड़ी चाहत जन्म लेके रखी। हाँ, एक बड़ी बचपन से बनी रही चाहत है। हाँ, कुछ जो जैसा जो देखता हूँ, जैसे मैंने बताया कि जो परिवार में है ना रोज़ाना 4, 5, 6, 10 गेस्ट आते हैं और उनसे हमारा जैसा संस्कार था कि उनको बड़ों को प्रणाम करना है ना, उनसे, और मैं 2 मिनट उनके साथ बैठता, कुछ ऐसे सवाल वगैरह करता, तो मुझे पता लग जाता है कि इनके साथ है ना ज़्यादा बैठना है या पतली गली निकाल लेनी है। तो ऐसा करते करते जो है, तो एक ऐसा लगता है कि वो जो निरंतरता है, जो जिसको हम चैतन्य इकाई या आत्मा कहते हैं या यहाँ पे हम लोग जीवन कहते हैं, उसकी जो निरंतरता है और वो जो असली जो कमाई है, ये जो समझ है, वो असली कमाई है जो आपकी अगली यात्रा में चलती है। तो लगता है कि वो जो भाग है, और मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो भाग है और एक ये ऐसा नेचुरल है, ऐसी जो क्षमता है, ऐसी जो चाहत है, शुभेच्छा जो हम हर मानव में देखते हैं, वो एक बहुत ही साधारण है। मतलब ऐसा कोई विशेष ऐसा नहीं, ऐसा होता ही है। हाँ, कहीं पे ही वो उभर आती है। तो वो जो उभर रहा है वो लगता है कि कुछ जन्मों की यात्रा का भी लक्षण हो सकता है कि इसके कारण से जैसे ही वो मौका मिला है ना, इनमें से गुजरते हुए और कुछ
मैं देख रहा था, तो बड़ा सोचने का जो है वो ट्रेनिंग भी हमारे को मानववादी आंदोलन में मिला था कि कैसे हम, है ना, इधर लंबाई चौड़ाई के अंदर में ऊंचा 2 मिनट में सोचना और फिर कैसे पाना, ये थोड़ी सी एक स्पेशल ट्रेनिंग भी हो गई थी, जिससे कि ऐसा दिक्कत नहीं होता है कि मेरे पास में 1 करोड़ है और मैं 10,000 करोड़ का सोचना, उसका योजना बनाना। तो वो थोड़ी मेरी कुछ व्यक्तिगत ट्रेनिंग थी, ऐसा करते आए थे कि कैसे, है ना, पूरी दुनिया में ये, तो ये जो फैलने वाला जो भाग है उसको समझना, ये थोड़ा सा ऑलरेडी मेरा एक स्किल का भाग कह सकते हैं कि था। तो इसलिए मैं ऐसा सोच पाया कि पहली बार 50 लाख रुपया मेरे पास में था और मैं सोच पाया कि 1 करोड़ रुपया, दूसरा इतना ही नहीं, वो 1 करोड़ रुपया महीने से मॉडल्स बना करके ऐसे 1000 लोगों को कन्विंस करके हमारे पास में 1000 करोड़ रुपया महीना यानी कि 12,000 करोड़ रुपया साल का मॉडल बनाने के लिए उपलब्ध होंगे। तो फिर ये सोचते सोचते वो भी हुआ और फिर संयोग से 2013 में जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन है वो मिल गया और उसमें एक पूरी चीज़ मिली। तो मैं तो बहुत ही, है ना, पूरा जो जोश है वो अपनी ऊंचाइयां होने लगी। तो मैं फिर उसको समझना शुरू किया। 2013 से रायपुर के पास में जो अछोटी हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ पे एक अध्ययन शिविर चलता था। पहले सोम भाई का परिचय शिविर हुआ, फिर ये अध्ययन शिविर में आने लगा हर 2 महीने में 10 दिन। उस समय चूँकि हमारा ग्लोबल कंपनी था तो मैं कभी सऊदी अरबिया से यहाँ पे उतरता, कभी लंदन से उतरता, 10 दिन करता, फिर यहाँ से भाग जाता या जाता, ऐसा चल रहा था। 2014 में वो पूरा ख़त्म हुआ। 2015 होते होते चूँकि पहले से ही जो मानववादी काम और वो जो कंपनी का भी पर्पज़ यही था, वो जो कंपनी जो खड़ी की कि ये जैसा मैंने कहा कि 1 करोड़ रुपया महीने का डोनेट कर पाएँ, कैसे पृथ्वी का मानवीकरण हो। तो 2015 में जब मुझे ये मिल गया और थोड़ी मैं आर्थिक रूप से एक कंफर्ट हो गया, तो फिर मेरा व्यवसाय के अंदर में मन लगना बंद हो गया और मैं पूरा टाइम इसको समझने करने में गतिविधियों में लग गया। फिर 2020 में करीब कंपनी एक मस्टेक इंडिया लिमिटेड है, पहले हमारी कंपनी IT इवोसिस थी, तो वो जब उसमें हुआ तो जब फंड्स वगैरह मिले तो उससे फिर एक कंपनी है, एक फाउंडेशन शुरू की है जिसका नाम है सस्टेनेबल हैप्पी एंड प्रोस्पेरस अर्थ, शॉर्ट में हम उसको शेप कहते हैं। अच्छा, तो आप ये बोले कि आपने कंपनी बनाई और कंपनी को आपने प्रॉफिट में लाया, ठीक ठाक चली कंपनी इवोसिस, और उस कंपनी को फिर आपने बढ़ाकर एक ऐसे स्टेज में ले गए जिसमें आपका सपना पूरा होने लगा। मतलब अब 1 करोड़ रुपए जो डोनेट करने का आपका टारगेट था, यानी पूरे बिजनेस का आपका लक्ष्य एकमात्र ही था कि इतने पैसे हो जाए कि हर माह 1 करोड़ रुपए मानव जाति के विकास के लिए, उनके समृद्धि के लिए आप खर्च कर सकें। और वो जैसे ही आप उस लेवल पे पहुँचे, आपने फिर अपने आप को उस बिज़नेस से विड्रॉ कर लिया, ऐसे ही है? हाँ हाँ, वो बिज़नेस में, क्योंकि मेरा वो जो टाइम था वही पर्पस था और वो उसका, है ना, पूरा उसको सोचना समझना, है ना, उसको ये भी एक प्रकार की, जैसे साधु अपने एक यात्रा में होते हैं अपनी, है ना, जो आंतरिक यात्रा होती है, तो इसके अंदर में भी दोनों यात्राएं, इसके अंदर में इस रास्ते में दोनों यात्राएं साथ में चलती है। एक तरफ हमारी एक आंतरिक यात्रा चलती है जहाँ पे हम अपनी चेतना का विकास देखते हैं, दूसरी तरफ हमारा सामाजिक होता है, वो भी एक समझ का ही भाग है कि सभी की चेतनाएं कैसे विकसित हो, कैसे व्यवस्था, मानवीय व्यवस्था बने। तो उसके बाद में जब ये आ गया तो जो व्यवसाय है साधारण, तो उसमें एक जो मेरा आर्थिक जो पर्पस था वो भी पूरा होने की दिशा में हम आगे बढ़ गए थे और पूरा रास्ता भी मिल गया। तो फिर आगे बिज़नेस में, है ना, मन लगना बंद हो गया। तो मैं 2015 से करीब अपने आप को बिज़नेस से विड्रॉ करके इस काम में लग गया। किंतु ये जो ज़्यादा जो 1 करोड़ रुपया महीने वाला जो काम है वो करीब 2021 के आसपास में शुरू किया। तो यानी ये आप देख रहे हैं बड़ी ख़ास बात कि यानी कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो कि अपनी आय को निश्चित करना चाहते हैं, अंधाधुंध रेस में शामिल नहीं होना चाहते हैं, पैसा कमाने की रेस में शामिल नहीं होना चाहते हैं। और ये विचार उम्मीद भैया के वर्षों से रहे, और जैसे ही उन्होंने इसको प्राप्त किया, अब पैसे नहीं कमाना है, अब पैसे कमाने की चाहत नहीं है, अब मूल काम करना है। तो मूल काम करने के नाम से आपने मानव जाति के लिए, धरती के मानवीकरण के लिए आपने मूल काम को 2020 से शुरू किया है ना? 2015 से साथ में लग गया। 2015 से, यानी आपको एक वैचारिक धरातल मध्यस्थ दर्शन से मिला। आजाद गगन लहराए जहाँ रंग बिरंगे पंछी,
आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती है कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। एक आपने पूरा समय तन मन धन सब कुछ अब आप लगा रहे हैं मध्यस्थ दर्शन के आधार पर उस धरती के मानवीकरण के लिए। तो ये कैसा चल रहा है, अभी की स्थिति में कैसा है ये? तो 2015 से 2021-22 तक का देख सकते हैं कि ज़्यादा अध्ययन और समझना ये वाला जो भाग है वो रहा। 2021-22 में इससे फाउंडेशन का जो काम है उसको व्यवस्थित रूप में शुरू किया है। तो देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो मित्र हैं अलग अलग जगह देश भर में एकदम पूरा अपना तन मन धन लगाए हुए हैं, और उनमें और आगे बढ़ने के लिए कहीं कहीं धन के जुड़ने से और गति आ सकती है। तो ऐसी जो जगह है जहाँ पे उसको आगे बढ़ाने के लिए वैसे जो लोग हैं जो उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उन जगहों पे हम लोग हमारी कुछ भागीदारी करते हैं। और मैं देखता हूँ कि जो हमारा 1 करोड़ रुपया जो महीने का है वो वहाँ के करीब ऑलरेडी वहाँ के जो लोग हैं जो 10-20 करोड़ रुपया वहाँ पे लगाए हुए हैं, जीवन लगाए हुए हैं, वहाँ पे थोड़ा सा हमारे ये जाने से और थोड़ी सहूलियत होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे धन पे ही कोई निर्भरता है, तो वो लोग अपने तरीके से अपना काम आगे बढ़ा ही रहे हैं। उन्हीं के अंदर में हम लोग थोड़ी भागीदारी करके थोड़ा सा उसको जो कहते हैं एक्सेलरेट करने का जो माध्यम है वो बनते हैं। तो इस प्रकार से देश में उसी मध्यस्थ दर्शन पे आधारित जो 5 आयाम समझ में आते हैं, शिक्षा, संस्कार, उत्पादन कार्य, विनिमय कोश, न्याय सुरक्षा, स्वास्थ्य संयम, तो उन 5 के अंदर में वो उनके कैसे जो मॉडल्स हैं, तो कुल मिला के पृथ्वी का मानवीकरण है। ये 5 ही प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, विश्व से लेकर के ग्राम में भी ये 5 ही प्रकार की होती है। इन्हीं का मानवीकरण करना ही पृथ्वी का मानवीकरण है, पृथ्वी के स्वर्ग में बनने का पूरा रास्ता है। हाँ, ये और एक परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था, तो उसमें पूरे में हम लोग लगे। हमारी जो फाउंडेशन है, हमारे मित्र और नाम से हमारा और बाकी भी हमारे एक प्रकार से परिवार के सदस्य लोग ही हैं जिनके साथ में हम काम करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये आपने बताया शिव फाउंडेशन के नाम पे काम कर रहे हैं। तो शिव फाउंडेशन यानी मूलतः मध्यस्थ दर्शन आधारित गतिविधियों को ही प्रमोट करने में सब कुछ तो ये आपने एक निश्चितता पाई कहीं पे आकर ना कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, दर्शन एक आधार है और आपको आर्थिक पक्ष भी आपका पूरा हो गया। तो दर्शन को लेकर इतनी निश्चिंतता का आधार क्या है आपके पास में कि यही एकमात्र रास्ता है, ऐसा लगता है आपको? ऐसा तो वो जो यात्रा रही, जो पहले से जो तलाश रही कि क्यों पृथ्वी का मानवीकरण नहीं हो रहा, क्यों ये धरती स्वर्ग में नहीं बन रही, प्रकृति इतनी सुंदर है, तो दर्शन से समझ में आया कि कुछ जो मानव की जो ज्ञान की जो इतिहास है, उस इतिहास में कुछ चीज़ों का गैप रह गया। तो उसमें एक पहला तो बड़ा गैप है कि मानव ही परिभाषित नहीं हुआ। तो इसलिए जितने भी जो प्रयास किए गए, चाहे जो वैज्ञानिक है या आध्यात्मिक है, वो पूरे नहीं पड़े, है ना, अधूरे रह गए। तो सबसे बड़ा जो इस नागराज जी जो इसके प्रणेता है, उनका योगदान है कि वो जो चैतन्य इकाई है वो क्या है उसको वो परिभाषित कर पाए, और उस चैतन्य इकाई जिसको जीवन कहते हैं उसकी कैसे वो क्रिया होती है, कैसे सुख की अनुभूति होती है, कैसे उसकी यात्रा आगे बढ़ती है। तो वो पूरा शिक्षा के रूप में, जिससे कि हर मानव वो जो ऊंचाइयां हैं जो शायद जो बड़े बड़े है ना महावीर ने, बुद्ध ने या शंकराचार्य ने या और दूसरे और महान ऋषियों ने पाई हो, वैसा हर मानव, हर बच्चा 15-20 साल शिक्षा में जाता ही है। तो उन 15-20 साल के अंदर में वो जो पूरी यात्रा है, जो साधनाओं से जहाँ तक पहुँची है, शायद उससे वहाँ तक या उससे आगे पहुँचने का एक साधारण रास्ता। और चूँकि हर
हर मानव स्कूल में जाता ही है, हर मानव एक प्रकार से परिवार में भी शिक्षा होती है, समाज में भी शिक्षा होती है। तो शिक्षा के द्वारा वो पूर्णता जो मानव में अपेक्षा है, जिसके लिए मानव है, वो पूरी इस दर्शन से उसका पूरा रास्ता बढ़िया से स्पष्ट, सबके एकदम आराम से जीने लायक परिवार में व्यवसाय करते हुए वो बनता है। बहुत बढ़िया। तो ये मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में शिव फाउंडेशन की गतिविधियां चल रही हैं, अभी पूरे देश में चल रही है, कहाँ कहाँ चल रही है, कुछ बता सकते हैं आप? किस आयाम में आप यह काम कर पा रहे हैं? पूरे देश भर में चल रही है। हमारे जहाँ पे भी ऐसे जो मित्र होते हैं जिन पे हमें पूरा भरोसा है कि उन गतिविधियों को वो और आगे तेज़ गति से बढ़ा पाएंगे, वहाँ पे उनके और पहले से ही कुछ काम किया हुआ रहता है, तो हमारा रहता है कि फिर वहाँ से, ऐसा नहीं है कि हम शुरू से उसमें कर रहे हैं, तो जहाँ से वो जो लोग रहते हैं उनका ऑलरेडी अपने क्षेत्र में कुछ काम किया हुआ रहता है, कुछ स्कूल चल रही है, कुछ और हो रहा है, हाँ, फिर उनके साथ में बातचीत करते हुए कि कैसे वो कुछ और हमारा सहयोग से वो तेज़ हो सकती है गतिविधि। तो ऐसा पूरे देश भर में ऐसे ऐसे जहाँ पर हमारे मित्र हैं गतिविधियाँ हो रही है, तो उन सब के अंदर में हम लोग सभी पांचों जो आयाम है उसमें शिक्षा संस्कार लगता है ज़्यादा बड़ा आयाम है जिसमें हम लोग भागीदारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा संस्कार ही तो आधार है। यानी जो आपने कहा ना कि बच्चों में अगर बचपन से सही संस्कार मिल जाए, संस्कारवान शिक्षा मिल जाए, तो फिर यही बच्चे धरती को बचाने में, परिवार को बचाने में, समाज को बेहतर करने में अपना योगदान कर सकते हैं। वो बिल्कुल सही बात है। तो शिक्षा संस्कार के आधार पर अपन क्या क्या कार्यक्रम और सोच के रखें जिसको आप चला रहे हैं या चलाने में मदद कर रहे हैं? देखिए, शिक्षा जो है वो ना पूरे जीवन होती है। पहले एक हम बच्चे के रूप में परिवार में शिक्षा शुरू होती है, फिर हम स्कूल जाते हैं, फिर हम महाविद्यालय जाते हैं। तो ये शिक्षा का जो कार्यक्रम है, या फिर जैसे हम जो कंटिन्यूड एजुकेशन कहते हैं, जहाँ पे आप महाविद्यालय से निकलने के बाद में भी है ना अलग अलग प्रकार के शिक्षा के उपक्रम चलते हैं। तो शिक्षा है एक, तो वो संपूर्ण जीवन के लिए है, तो उसके जो अलग अलग जो जगह हैं उन सभी के अंदर में, तो स्कूल की शिक्षा में भी भागीदारी कर रहे हैं कि कैसे एक वैकल्पिक शिक्षा स्कूलों की बने, कैसे एक वैकल्पिक शिक्षा अंडर ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन की है ना महाविद्यालय की विश्वविद्यालय की बने, कैसे उसके बाद में भी जो एडल्ट एजुकेशन है वो बने। तो पूरा जो शिक्षा का पूरा जो डिज़ाइन है उन सभी के अंदर में अपनी अलग अलग तरीके से भागीदारी है। तो कुछ स्कूलों को बढ़िया करने में उनका पूरा शोध करके वैकल्पिक वो बनाने के, कहीं पे महाविद्यालय में है ना, तो उन सभी के अंदर में जहाँ जहाँ पे अपने को उचित प्रोजेक्ट लगते हैं, अपने विचार से जुड़े हुए वो प्रोजेक्ट भी, वैसे लोग भी, तो वहाँ पे अपन देश भर में भागीदारी करते हैं। तो शिक्षा के अलावा और कोई अभियान या और कोई कार्यक्रम आप कर रहे? जैसे ये तो आपने कहा शिक्षा का, बाकी भी जो योजना है, श्रद्धेय नागराज जी ने 5 योजना की चर्चा की। तीन योजनाएं और 5 आयाम। 5 आयाम, राइट। 3 योजनाओं में एक है एक प्रकार से एडल्ट एजुकेशन का भाग, दूसरा है आपका जो स्कूली शिक्षा है, जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके मानवीयकरण का भाग, और फिर इनसे जोड़ करके व्यवस्था का कैसे, उस व्यवस्था में वो 5वां आयाम आ जाते हैं। तो व्यवस्था का मानवीयकरण, तो ऐसे जो तीनों योजनाएं हैं, तो धीरे धीरे इस अभियान के अंदर में पहले जीवन विद्या योजना ज़्यादा आगे बढ़ी, जैसा बाबा जी का भी था। फिर धीरे धीरे साथ साथ में स्कूलों के अंदर में इनके है ना बहुत सारे सरकारी अपने राज्यों के साथ में भी काम हुआ, कुछ स्कूलों में काम हो रहा है, तो इनके चलते चलते फिर वो आगे बढ़ रहा है। और अभी एक और हमने नया सोचा है जिसको हमने नाम दिया है आनंदी कुटुंब समृद्ध ग्राम। तो ये तीसरा व्यवस्था के मानवीकरण का, और ऐसे लगता है कि ये सभी जो तीनों है ये अलग अलग प्रकार के जो ऑडियंस हैं है ना, एक बच्चों को कैसे, एक एडल्ट को कैसे, एक ग्रामीण परिवेश के अंदर में कैसे, जहाँ से एक पूरी दिखने लगेगी। ऐसे जैसे ही 10-20 गांव उभरने लगेंगे पूरे अलग अलग राज्यों के अंदर में, तो और लोगों को लगेगा कि हाँ यही पूरा जीने का रास्ता है। तो इस प्रकार से काम चल रहा है। तो आपने जैसे बताया कि आनंदी कुटुंब समृद्ध ग्राम, ये क्या है, जरा इसके बारे में हल्का सा बताइए। तो इस दर्शन का एक जो मुख्य एक जो बात है वो है परिवार।
कि पूरी जो व्यवस्था है वो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था है। तो जैसे ही पहले हम परिवार के अंदर में हर जो व्यक्ति है कोई परिवार में ही जन्मता है, उसकी पूरी जो समझ है, उसका जो जीना है वो अधिकतम परिवार में ही होता है। तो वहाँ से वो होता हुआ उसकी समझ होती हुई और फिर वो है ना समाज में, फिर अपने गांव में, अपने राष्ट्र में, तो परिवार के अंदर में। तो इसलिए जो आनंदी कुटुंब है, ऐसे कैसे 5-7 परिवार अगर ऐसा जीने लगते हैं तो एक बड़ी है ना स्थिति बन जाती है। इस पर खासकर गाँवों के अंदर में, क्योंकि गांव के अंदर में जो विजिबिलिटी है, ये जो 5-7 परिवार भी हैं उनको बाकी गांव आराम से पूरा बढ़िया से देख पाता है। शहर के अंदर में हम कैसे जी रहे होते हैं है ना, उसका जीना दिखता नहीं है ना। कुछ अच्छे जीने वाले बहुत सारे हमारे मित्र हैं कि और इतना अच्छा आचरण है उनका, किंतु वो जब बोलते हैं उनका वो व्यक्तित्व दिखता है, उनका जो है ना आचरण है वो दिखता ही नहीं है। तो गांव के अंदर में ये जो है ना बहुत खुले रूप में दिखता है और वो उसका और आगे भी फैलाव हो सकता है। तो इसके द्वारा ऐसे कुछ है ना कुटुंब जीते हुए फिर और है ना वो फिर ग्राम पंचायत में फिर आगे उसको ले जाने का, तो यह एक पूरा डिज़ाइन है वो बनाया है आनंदी कुटुंब समृद्ध ग्राम। और एक पद्मश्री पोपट राव जी हुए, उनके यहाँ पे पहले हमने हिवरे बाज़ार के अंदर में दिसंबर में एक छोटा कार्यक्रम किया और आगे धीरे धीरे उसका और अगस्त में फिर एक वहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो आपको लगता है कि जो आपने सोचा था उसको पूरा करने के क्रम में ये जो आनंदी कुटुंब योजना है, जो कार्यक्रम है, वो एक कंप्लीट पैकेज जैसा अपन कर सकते हैं, एक पूर्ण कार्यक्रम है। तो अभी आपका अधिकांश समय इसी में जा रहा है और भी किसी गतिविधि में शामिल है? हाँ, वैसे क्या है कि मेरा जो है वो ज़्यादातर रहता है कि जो दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं है ना जहाँ पे है, तो मैं सीधा वो कोई भी कार्यक्रम के अंदर में लीड में नहीं रहता। तो मेरा जो ज़्यादा मैं देखता हूँ कि मेरी जो क्षमता है वो ज़्यादा सहयोग के रूप में है। तो मैं लीड रोल में नहीं रहता हूँ। तो ऐसा जो करने वाले लोग हैं वो कैसे खड़ा हो, कैसे लीड वाले लोग उसको और आगे कर पाएँ, तो मेरी जो भूमिका है तो इसमें भी सहयोग की है। बाकी भी जगह पे भी मेरा जो भूमिका है वो सहयोग का है। मैं बैकग्राउंड में ही काम करता हूँ, फ्रंट। अब ये बड़ी अच्छी बात है कि अभी के दौर में हर व्यक्ति एक छोटा काम करता है, उसका क्रेडिट लेना चाहता है, और आप क्रेडिट बिल्कुल लेना नहीं चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि दर्शन से बात निकल कर आई है कि हम दूसरों की सहायता में सहायक हो जाएं, दूसरों के विकास में सहायक हो जाएं, ऐसे ही लगता है। तो दूसरों के विकास में सहायक हो जाने, इसको बाबा जी ने, नागराज जी ने दया कहा है कि जो कोई भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आता है उसके विकास में, उसकी उन्नति में, उसकी जागृति में सहायक हो जाऊं। तो इस अर्थ में आप जीने का अभ्यास, मध्यस्थ दर्शन को जीने का अभ्यास भी बराबर कर रहे हैं। ये अभ्यास जो आप करते हैं ये कैसा है, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है? ये मैं देखता हूँ कि ये जो पूरा जो मानवीय स्वभाव हम कहते हैं, तो उसको बाबा जी ने परिभाषित किया है, धीरता, वीरता, उदारता, फिर दया, कृपा, करुणा। तो ये 6 मानवीय स्वभाव है जो साधारण है, हर मानव के अंदर में है ना कुछ भाग में बने ही रहते हैं है ना। किसी में थोड़ा ज़्यादा उभर के आता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी दया नहीं करता है। हर मानव शुभेच्छा के साथ में ही होता है, उससे जितना बन पाता है करता भी है। हाँ, एक अगर उसकी और पूरी समझ होती है तो हर भाग के अंदर में और आगे बढ़ाने की उसकी योग्यता बनती है। तो ऐसा नहीं कहूँगा मैं ऐसा करता हूँ, सभी लोग कुछ ना कुछ भाग में करते ही हैं। कुछ अगर पूरी समझ होती है तो जहाँ से भी जो भी सिचुएशन में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे और आगे ले जाया जा सकता है, ऐसे ही हम मित्रतापूर्वक सभी लोग करते ही हैं। कुछ और आपके पास में अगर है ना पूरा समझ भी है, प्रक्रिया भी है, दुनिया को थोड़ा देखा भी है कि कैसा दुनिया चलती है, तो थोड़ा भागीदारी हो पाती है। इतना ही है। तो जैसा कि हम सुन रहे हैं उमेद भैया से कि उन्होंने एक सपना देखा, बचपन में देखा, उसको पूरा करने में एक काफ़ी लंबा समय व्यवसाय में लगाया, और उसी दौर में आपको जो वांछित चाहना थी आपकी वो पूरी भी होने लगी, और फिर आपने धीरे से अपने आप को
व्यवसाय से दूर किया और जो पैसा आपको व्यवसाय से मिलता रहा अब उसे समाज के विकास में, धरती के मानवीकरण में लगा रहे हैं। तो ये जो आप कर रहे हैं जिसमें सुखी समृद्ध विश्व की एक कल्पना आपने की ना, हैप्पी एंड प्रॉस्परस वर्ल्ड आप बोलते हैं, तो ये जो आपका शेप फाउंडेशन है इसके माध्यम से आप और आगे कहाँ तक का विज़न रखते हैं, आप कैसा देखते हैं इसे कि फ्यूचर इसका कैसा होगा, आपके पूरी गतिविधियाँ क्या उस सपने को पूरा करने में सफल हो पाएंगे, ऐसा लगता है क्या? तो इसमें मैं दो चीज़ें खास देखता हूँ। एक तो पूरा जो अस्तित्व है वो अपने आप भी पूर्णता की ओर चल रहा है। तो मैं देखता हूँ कि वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपया देने का जो भाग है वो इसलिए पूरा हुआ कि जब हम वो जो पूर्णता की जो दिशा है उससे जब अलाइन होते हैं तो हमारा जो अगर 5 स्टेप हम चलते हैं तो वो अस्तित्व अपने आप 50 स्टेप की तरफ ले जा पाता है। ऐसे ही मैं देख रहा हूँ कि जिसके कारण से ये हो पाया। मैं ऐसा कोई विशेष है ना व्यवसायी नहीं हूँ, फिर भी वैसा हो पाया। तो ऐसे ही देखता हूँ कि ये जो अभी जो सामाजिक गतिविधियाँ चल रही है, अगर यह सही दिशा की ओर है तो वो जो भाग है वो तेज़ गति से आगे बढ़ेगा। अभी उसमें दूसरा एक भाग है कि कुछ हर मानव की प्रवृत्तियाँ होती हैं जो कि उसे पूरा होने में उसमें रुकाव आता है, उसमें दिक्कत आती है। वैसे अभी जो वर्तमान में स्थितियों में कैसे अलाइन करके लोगों को जोड़ा जाए, तो एक तरफ अस्तित्व की है ना आगे बढ़ने की दिशा है, दूसरा एक मानव जो अपने प्रवृत्तियों में जकड़ा हुआ है वहाँ से निकाल के कैसे है ना संगीतमयता, हारमोनी है ना टीम में बने, तो वो एक दिक्कत रहती है। तो इन दोनों के मेल जोल से, किंतु वो भी सभी जैसे भी स्थिति में है आगे की तरफ बनना वो हमारा डिज़ाइन ही है। हर मानव का वो पूर्णता की, वही जो सुख की जो चाहत है वो एक्चुअली पूर्ण होने की चाहत है, तो उधर पूरा ही होगा। तो लगता है कि ये जो आनंदी कुटुंब समृद्ध ग्राम जो योजना की है, जो कि एक पूरा उसमें सभी बाकी योजनाएं एक प्रकार से समाई हुई है, या तीनों योजनाएं पूरे सभी के चेतना के विकास को, सुखी समृद्ध कैसे संसार बन जाए उसी के लिए है। तो लगता है कि अगले मैं एक माइलस्टोन 2030 देखता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि हम लोग जानने लगेंगे कि ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कोई एक वैकल्पिक समाधान है वो उपलब्ध हुआ है। तो 2030 तक मुझे लगता है अगले 4 सालों में हम लोग एक अच्छे स्वरूप में दिखने लगेंगे। आज जैसे जो दूसरे बड़े धर्म वगैरह दिखते हैं, ऐसे ही हमारा भी ये सामाजिक गतिविधि एक बड़े स्वरूप में दिखने लगेगी 2030 में। और फिर लगता है कि 2040 तक हम लोग बड़ी तेज़ गति से, क्योंकि एकदम जो स्वीकृत होने लायक जो है, आसानी से स्वीकृत होने लायक, कोई इसमें आस्था नहीं है, कोई ऐसा बाहरी कोई चीज़ों को स्वीकार नहीं करना है, जो हम हैं उसी की पूर्णता को स्वीकार करके आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि 2030 से 2040 में काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ेगा। तो 2040 तक मुझे लगता है कि लोगों को लगने लगेगा कि हाँ, जैसी धरती होनी चाहिए वैसा होने का एकदम पक्का दिशा है वो बन गया है ना। कई सारे पॉकेट्स में वो बड़े स्वरूप में दिखने लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। वाह, क्या बात है। यानी ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो आपने सपना देखा उसको पूरा करने के करीब आप पहुंचते जा रहे हैं, और आप पूरे आशा से भरे कि 2030 से 2040 के बीच में जो आपने योजना बनाई है वो उस योजना को साकार करता हुआ आप देख भी पाएंगे। तो बहुत सच में बिल्कुल आपका जैसा नाम आपके माता पिता ने रखा, उम्मीद से उम्मीद, तो ऐसा लगता है कि वो जो उम्मीद पूरी मानव जाति अभी प्रतीक्षा कर रही है ना। अभी पूरे विश्व की जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, उन वैश्विक परिस्थितियों में आज का मानव बड़ा हताश और निराश है, और उस निराशा के बीच में श्री उमेद सिंह नाहटा जी हमारे बीच में उम्मीद की किरण बनकर आए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी सारी शुभकामनाएं। आप सही मायने वाले खुशियों के सच्चे एम्बेसडर हैं कि ऐसी खुशियाँ बिखेरते रहें समाज में, हम यही अपेक्षा करते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद और सारी शुभकामनाएं। मैं तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसा है ना, इतना पावरफुल दर्शन मिल जाना, इतने अच्छे एक मित्रों का समूह मिल जाना है ना, ये तो मैं बनाने से नहीं बनता, बने बनाए है ना इतने
प्यारे प्यारे इतने लगे हुए मित्र मिल रहे हैं, तो बड़ा आसान हो गया। वो जो है ना अस्तित्व की पूर्णता का या पृथ्वी का मानवीकरण का या स्वर्ग में धरती जो डिज़ाइन ही है ना पूरा बना हुआ, वो मानव की चेतना विकास के साथ हो जाएगा। तो उसमें भागीदारी करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है बड़े अच्छे मित्रों के साथ में ना, जिसमें आप भी एक हैं। तो बहुत ही सुखद स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी चले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।